जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं आज राजस्थान में। जालोर ज़िला है, अनार की बेल्ट है। जुम्मे की नमाज के बाद यहाँ लोग इकट्ठा हुए और बुलाया गया था मोहम्मद वली साहब द्वारा। बड़े बेहतरीन लोग हैं, लेकिन भोले भाले हैं और लोग उनको घुमा फिरा करके और भभूतियाँ बेच के निकल गए। और अनार की स्थिति इतनी बुरी है कि उसको देख के डर लग रहा है। बात करेंगे खेती के ऊपर कि खेती क्या वाकई में महंगा विषय है या वो बहुत कम पैसों में भी हो सकती है। तो जहालत को दूर करने की कोशिश करेंगे। जो सदियों से लोग करते आए हैं, शायद हम भी उसी कड़े का एक हिस्सा हैं। कुछ अच्छी चीज़ों पे बात करेंगे, कुछ सही चीज़ों पे बात करेंगे कि मेवाड़ के दुख को किस तरीके से दूर किया जाए, जो अगर हम कर पाएँ तो। थोड़ा सा एक प्रयास है मेरा उसमें करने का। मैं एक छोटा सा परिचय लूँगा, उसके बाद फिर अपनी चौपाल चर्चा हम चालू करते हैं। नमस्ते जी, आपका एक पूरा परिचय। हमारा गांव तेजा की बेरी है, पंचायत समिति साइला है, तहसील साइला है, जिला जालोर है, चलो राजस्थान। धन्यवाद, आप बैठ जाइए। चलिए, प्रधान जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, रिकॉर्ड हो जाए, वो सब रिकॉर्ड ही है। नमस्ते जी, जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, यहाँ से 1100 किलोमीटर दूर बिजनौर। बिजनौर में एक गांव है चौकपुरी। बिजनौर से मुरादाबाद रोड पे 7 किलोमीटर चलने के बाद उस गांव में एक छोटे से 5 एकड़ के किसान का मैं बच्चा हूँ। 2002 में सेना में भर्ती हुआ और 18 साल अपनी सेवाएं दी और 2020 में रिटायर हुआ। 2012 में मुझे ऐसा महसूस हुआ अंदर से कि किसान का कोई है नहीं, तो क्यों ना किसान की आवाज़ बन के और किसान के साथ काम करके किसान को ऊपर उठाया जाए। जो जहालत भरी हुई है उसको दूर करें किसी तरह। तो फिर हमें भी खेती का इल्म कुछ नहीं था, तो खेती सीखी और सीखने के बाद फिर जो सीखा उसको लोगों को जमात की तरह, जमाती कुछ लेते थोड़ी ना है, आते हैं रुकते हैं, आपको सिखाते और चले जाते हैं। वही अपना सिस्टम है। लोगों को सिखाना शुरू किया तो इसमें आनंद आने लगा, मन को खुशी मिलने लगी। और फिर जब लोगों को फ़ायदा होता था तो मन को खुशी होती थी कि यार देखो उसकी फसल अच्छी है हमारे बताने से। और ये सिलसिला बढ़ते गया। फिर भारत के बाहर भी गए, वहाँ से भी सीखा। और हम, मैं और मेरी टीम पूरे भारत में किसान कार्यशाला के नाम से हमारा एक संस्था है, जो हम किसानों को गांव-गांव जाकर अपने खर्चे से आप लोगों को अच्छा खेती का इल्म देते हैं। बदले में हम कोई पैसा किसी किसान से कभी नहीं लेते, चाहे आप हमें रोज़ फ़ोन करो, चाहे आप हमें 1 साल में एक बार भी मत करो, चाहे आप हमें रोज़ मैसेज करो। हमारी जो आपको कंसल्टेंसी होती है वो फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं है। मेरी इस टीम की, हमने इनकी शुरुआत 3 लोगों ने मिलकर की थी। राज कपूर किसान, गणेश किसान महाराष्ट्र के हैं, राज कपूर जी रांची के हैं, और मैं राहुल जवान पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट परिवार से आता हूँ। सेना से मुझे इतना लगाव था, इतना मुझे किसी से नहीं हुआ कभी ज़िंदगी में, जितना मुझे फौज से मोहब्बत थी। तो मैंने मेरे नाम के आगे भी जवान लगा दिया, ताकि एक तो मुझे इससे एनर्जी मिले और दूसरा मुझे कभी भी गलत करते समय ये याद रहे कि मैं एक जवान हूँ, तो मैं गलत ना करूँ। टाइटल अक्सर गलत करा देते हैं घमंड में आने के बाद, लेकिन जब जवान आपके आगे लग जाता है तो आप गलत नहीं कर पाते। उसी कड़ी में वली मोहम्मद साहब से मुलाकात हुई, इनको कुछ चीज़ें बताई इन्होंने कि इनको फ़ायदा हुआ। तो इन्होंने कहा कि साहब एक बार हमारे यहाँ आप ज़रूर आओ। हम बोले ठीक है भाई, कोशिश करते हैं आने की। तो बड़ी मुश्किल से अब समय मिला। अगर मैं अभी नहीं आता तो आपके यहाँ अगले 6 महीने मेरा कोई प्रोग्राम नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे और कई जगहों में जाना है। मेरा यूपी में पूरा टूर है, पंजाब में है, हरियाणा में है, पूरी डेट फिक्स है। तो मैं इनसे बोला कि मेरे पास अभी 5 दिन खाली हैं, अभी आ जाऊँ क्या? इन्होंने बोला तुरंत आ जाओ साहब, हम तो तैयार बैठे हैं। तो अभी बात ये सबसे पहला लेंगे कि आप लोगों के पॉइंट कि हमारे यहाँ पे अनार में मेन समस्या आपको क्या आती है। समस्या आप ये ले लो, माइक ले लो, आप इधर आ जाओ, बताइए, बोलिए, वो कैच कर ले। मेन समस्या हमारे अनार में जो आती है, सबसे पहले तो प्रथम में नीमाटोड। चलो, जड़ों में आ गया नीमाटोड आ गया, और फिर ऊपर आ गया जैसे मान लो थ्रिप्स। अगर मान लो जैसे पत्ता जड़ा, कोई बात नहीं। नंबर 3, तीसरे नंबर में आ गया जैसे फंगस। चलो, ये फंगस जो है कोई डॉक्टर नहीं निकाल पाया, तो फिर हम तो सोच लिया भाई ये अब लास्ट कड़ी है और अनार बाहर फेंक के निकालोगे, कहीं नहीं जाएगा अनार, चिंता मत करो। वाह भाई वाह। चौथे नंबर में विल्ट जो आता है, खड़ा पौधा पूरा सूख जाता है। आधा फ्रूट 200 ग्राम का लगा हुआ भी एक बिल्ट हो गया नीचे से, उसको डाई बैग भी बोलते हैं। जी सर, जी सर, जी रिवर्स होता है। और बाकी तो देखो, माल जैसे ज्यादा सर्दी पड़ गया तो अनार पूरा फट गया। वो सर्दी के कारण भी फटता है, बुरान के कारण भी फटता है। चलो जो भी है, लेकिन हमारे से वो रुकता नहीं है। डाई बैग। इस बात पे हमसे डॉक्टर लोग और ये दुकान वाले
यूं समझ लीजिए हर किसान से 2-2 लाख रुपए ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। बाना बना के, और कंट्रोल होता नहीं। लास्ट में यही कह देते भाई क्या करे, आपने गलती करा। सारा लास्ट में यही जिम्मेदारी कहते थे किसान भाई की है, आपसे बाकी किसी की गलती हुई है, इसलिए कंट्रोल हुआ नहीं है। जिम्मेदारी केवल किसान की, गुनहगार किसान है और हम बाकी कोई नहीं है। लुट गए हम तो भैया इस अनार के नाम पे। 5 चीज हो गई। जी सर। और कोई समस्या अनार में? अनार के जो बड़ी बड़ाई के टपकी पड़ती है एकदम मोटा फल की। रोट में जो काले रंग का स्पॉट पड़ता है, जी जी। ऐसे हल्के हल्के निशान पड़ते हैं शुरू में, और फिर बाद में बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। हाँ। बाद में जो उंगली डालोगे तो अंदर चली जाएगी। वाह, उससे इसको अंग्रेजी में कुछ भी कह लो, कुल मिला के एक फंगस का है, इसको एंथ्रेकोनोज बोलते हैं, एंथ्रेकोनोज। इसकी वजह से पूरा बगीचा पक के माल नीचे गिर जाता है। फल सड़न। हाँ, 50 टन मेरा माल खुद का गया ना। मेरा खुद का माल 50 टन इसी तरह से वो नष्ट हो गया, जमीन के ऊपर पूरा गिर गया। फिर वो पौधे मैंने निकाले। बहुत बढ़िया। और समस्या बताओ? पत्ते की वो कभी बनती नहीं, कभी नहीं बनती। कभी आप आते होंगे तो नीम के पत्तों को देखते होंगे तो सोचते होंगे यार काश ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाए। ऐसा हो जाता, बस यही बात है। पत्ते कभी यहाँ ग्रीनिंग बनते नहीं है, और बनते तो छोटे रह जाते हैं, और लंबा चौड़ा कोई पत्ता माइकल लाल अभी तक कोई करके बता नहीं पाया डॉक्टर। हमने लाखों रुपए की दवा भी डाल दी। देखो दूध पीने से जो होगा जी सर। वो कैल्शियम की गोली खाने से कभी नहीं हो सकता। वाह भाई वाह, धन्यवाद इस पर बात सर। करेंगे इलाज, शुक्रिया। अभी शुरुआत से शुरू करते हैं। 1962 में हमारे यहाँ पे हरित क्रांति आई है नहीं। चलो आप 1962 वाली को छोड़ो, हम ये अनार की क्रांति की बात करते हैं। 2006 में अनार एंटर हुआ राजस्थान में। 6-7 में अनार आया, इक्का दुक्का लोगों ने लगाया तो उनको पैसा मिला तो आप लोगों को लगा यार ये तो जादू है, हम भी लगाएंगे, लगाते चले गए। असल में क्या था, मैं छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा। सपोज करो हम सब अंधे हों, हमारे आंख नहीं है, और हमने किसी ने हाथी नहीं देखा, और यहाँ हाथी आ जाए। अभी हम सबको कोई कहे कि भाई हाथी देखो, तो हम जब हाथी देखने गए तो किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ, किसी ने सूंड, किसी ने उसका दांत। हम सब ने देख लिया तो किसी ने पूछा हाथी देखा? बोला हाँ देखा। कैसा होता है? बोला खंबे जैसा होता है, पूंछ जैसा होता है, झाड़ू जैसा होता है, सींग जैसा होता है, लेकिन पूरा हाथी किसी को नहीं पता। ऐसे ही जिसने जैसे हाथी को देखा वैसे एक्सप्लेन कर दिया। अब पहली बार सपोज करोगे प्रधान जी ने अनार लगा दिया, अब प्रधान जी को अच्छा पैसा उसमें आ गया, क्योंकि अनार में आना ही था, जमीन एकदम वर्जिन थी, कोई समस्या यहाँ पे थी नहीं, अनार बढ़िया हुआ। अब प्रधान जी के पास जो है पूछने के लिए वली मोहम्मद साहब आ गए कि जनाब पौधे लगवा दो। प्रधान जी ने बोला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान जी के इनके भी लगवा दिए। वली मोहम्मद को देख के 4 आदमी ने और लगा लिया। अब ये 5 आदमी रोज प्रधान जी के पास आए कि प्रधान जी खाद क्या डालें। तो पहले साल तो प्रधान जी ने तुक्के से कर दिया काम, पता खुद को भी नहीं था हाथी कैसा होता है, देखा नहीं, सूंड पकड़े थे केवल। अब प्रधान जी ये कहेंगे मुझे नहीं पता तो बेइज्जती हो। प्रधान जी ने बोला एक काम कर, वो 1 कट्टा डीएपी पे डाल दे, एक ये डाल दे, एक ये डाल दे। मतलब प्रधान जी ने सोचा जो मैं सोच रहा हूँ खुरापात वो साला वली से कराता हूँ। अच्छा वो तुक्के से वली का काम हो गया। वली मोहम्मद बोले अरे प्रधान जी तो बहुत काबिल आदमी, भाई साहब मेरा अनार देखो, प्रधान जी ने करवा दिया। अब 4 आदमी वली मोहम्मद के पास आने लगे। वली मोहम्मद को लगा यार मैं तो गलत साबित हो जाऊंगा, तो वली भाई ने 250 ग्राम और बढ़ा के बोल दिया कि 1.5 बोरे डीएपी डाल दे। समझ रहे हो? अब धीरे धीरे ये सारे डॉक्टर बनते चले गए। कुछ समय के बाद हर चीज का एक नुकसान होता है। कुछ समय के बाद जब जमीन के अंदर जो नाइट्रोजन को देने वाले बैक्टीरिया थे, फास्फोरस को देने वाले बैक्टीरिया थे, मतलब जमीन के अंदर जो माइक्रोब्स थे, वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए। और उसकी जगह पे जो भी हम रासायनिक खाद डाल रहे हैं, पहले अगर 1 बोरी डालते तो वो पूरा का पूरा 1 बोरी जीवाणु इतने ज्यादा थे कि उसको पौधों को दे देते तो हमें रिजल्ट आता था। अभी वो पच नहीं रहा है, मतलब जीवाणु कम हो गए, तो वो खाद 80% तक जमीन में पड़ा है। जैसे आपने अगर रात को खाना खाया और उम्र 80 पार हो गई और ज्यादा खा गए तो 3 दिन तक भी पेट में सड़ेगा, पचेगा नहीं। बिल्कुल सही, यही हुआ है। हम लोगों ने फिर बाजार की तरफ रुख किया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आपके घर में मैं आया बिजनौर से राजस्थान में। अब प्रधान जी के घर मुझे रुकना है, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, 4 आदमी और आ गए बिना बताए। तो प्रधान जी ने बेगम को जाके बोला कि यार राहुल भाई अकेले आने वाले थे, 4 और आ गए, क्या करूं? तो बहन जी ने बोला कि एक काम करो, पास में बाजार है,
वहाँ जाओ, 4-4 केले, थोड़े समोसे और मिठाई ले आओ और कोल्ड ड्रिंक, और इनको पिला दो। बाकी एक आदमी के खाने में मैं 4 को खिला दूंगी। अब प्रधान जी को तो पर मुझे ज़बरदस्ती खिलाना है। मैं कौन हूँ? मैं ज़मीन हूँ। समोसे कौन है? वो फर्टिलाइजर हैं। समझना, इस बात को मैं रिलेट करके बता रहा हूँ। अब प्रधान जी कौन है? प्रधान जी सरकार हैं या कोई सिस्टम समझ लो जिसको ज़बरदस्ती मुझे खिलाना है ये चीज़। मार्केट समझ लो, प्रधान जी मार्केट हैं। तो प्रधान जी ने क्या किया, दुकान पर गए, बोला राहुल भाई आपको मेरी कसम है समोसा खाना पड़ेगा। मैं खाता नहीं समोसा कभी, लेकिन प्रधान जी ने कसम दे दी क्योंकि इनको अपनी इज्जत बचानी। तो प्रधान जी ने मुझे समोसा खिला दिया, 2 केले खिला दिए और कोल्ड ड्रिंक। बोला भाई साहब स्पेशल बनवाई। अब इतना खाने के बाद किसके मन करेगा कि मैं खाना खाऊं? बस बिल्कुल पर गया वो तो दाद। तो फिर हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा इन्होंने हमें दाल चावल खिलाया और हमारा काम हो गया। बोले प्रधान जी और नहीं खाएंगे। अब बहन जी को क्या लगा, प्रधान जी की बेगम को, कि यार इससे बढ़िया तो कुछ नहीं, साला एक के खाने में 4 का काम हो गया। अगली बार 8 आदमी आ गए। बेगम बोली एक काम करो, जाओ दुकान पे, मैं 2 का खाना बनाऊंगी। कुछ समय के बाद आदत पड़ गई, मेहमान आए, बाहर के खाने से काम हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने मायके जाके बोली कि मैं 1 महीना आने वाली नहीं हूँ, अब रोटी की तुम्हें जरूरत नहीं है, बाजार तुमने देख लिया, खुद भी खाओ उन्हें भी खिलाओ, मौज लो। अब कुछ समय के बाद कि प्रधान जी का सारा बीपी से लेकर टीएलसी से लेकर पीटीसी से लेकर सारे टेस्ट गड़बड़ा रहे हैं। अब प्रधान जी को याद आ रहा है कि बेटे 5-6 साल पहले जो गलती की थी समोसे वाली, आज वो महंगी पड़ गई, उल्टी चल रही। अब डॉक्टर बोल रहा है कि सलाद खाओ, सलाद खाएं तो लैट्रिन चल रही। डॉक्टर बोल रहा है रनिंग करो, पैदल चलें तो लीवर में जान नहीं। अब प्रधान जी सोच रहे हैं कि या अल्लाह जान बचा, फंस गए। अब प्रधान जी मेरे जैसे के पास जा रहे हैं, वो 4 चूरन और दे रहा है बांध के कि ये रात की है, ये नमक खोलने की है, ये पेट खोलने की है। अब यो पेट यहाँ और गड़बड़ हो गया। अब दूसरे डॉक्टर पे पहुंच गए, उसने और नई शीशियाँ दी कि प्रधान जी ये टॉयलेट वाली है, ये पेशाब करने वाली है, ये तेज सांस फूले तो ये खा लेना, नींद ना आए तो ये खा लेना। अब प्रधान जी कहीं जा रहे हैं तो बैग लेके जा रहे हैं दवाई का साथ में, सुबह वाली, दिन वाली, रात वाली, एक वाली। और पता चला कि प्रधान जी समय से पहले अल्लाह को प्यारे हो गए 50 साल की उम्र में, जब जाने चाहिए थे 90 साल की उम्र में। अब इस पूरे प्रकरण में गलती किसकी? गलती प्रधान जी की। प्रधान जी ने समोसा एक बार ला के बेगम को दोबारा ये कहना चाहिए था कि देख इमरजेंसी की बात अलग है, सही बात है भाई। मैं समोसे लेने नहीं जाऊंगा, खाना तो बनाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब मैं आपको इनडायरेक्टली सारी चीजें समझा दी, अगर समझदार हैं तो समझ गए होंगे। हमने जो पहले खेती करते थे, गोबर की खाद, गुड़, सीरा, खेतों में सरसों की खल, उसको बंद नहीं करना चाहिए था। जीवामृत, घन जीवामृत हम लोगों ने एकदम बंद कर दिए और हम टोटल बाजार पे आ गए। तो बली मोहम्मद साहब टाइट हो गए, 2 करोड़ का मैंने अनार बेचा है। उठा गाड़ी, डाल 20 कट्टे डीएपी के, और शान से बोल रहे हैं 3 और फालतू डालना, पैसे की दिक्कत नहीं है मेरे पे, हल्के में मत लिए मुझे। इनको ये नहीं पता कि इनका लीवर ऊपर फेल होने वाला है कुछ दिन में। अब क्या हुआ कि जमीन में डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, और आज स्थिति वो आ गई कि आपकी जमीन कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं। अरे 200 कट्टे डाले बापू मैंने। जब आपको पेट में 15 दिन से नीचे कुछ निकला ही नहीं, पानी पीने से भी डकार आ रही है, तो भाई साहब इसमें और खाना कहाँ से डाल दोगे? अभी तुम्हारी जमीनों को पानी पी के भी एसिडिटी लग रही है। अनार क्यों नहीं चल रहा है? पौधा चलने के लिए 3 चीज की जरूरत होती है, जो कुदरत ने नियम बनाया है। सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी, ये 30 मान लो, 30 सवा 30 सूरज की रोशनी, और 30 हो गया आपका पानी, और 10 हो गया केवल खाद। और आप लोगों का ध्यान क्या है? 90% है खाद की तरफ। मरना ही है। होना क्या चाहिए? बैलेंस पानी, बैलेंस हवा, खाद, पानी और हवा। हवा कैसे मिलेगी? पौधे को, जो आपका अनार का एक पौधे से दूसरा पौधा है अनार का, उसके बीच में 2 फीट की नाली होनी बहुत जरूरी है, 1 फीट गहरी, वरना तो एयर कर्टन नहीं बनेगा, जड़ों को हवा नहीं मिलेगी और फंगस आएगी। समझ में आई कहानी? बेड बनाया नहीं हमने। बेड नहीं बनाना है। अनार की 2 लाइनें हैं, ये अनार के पेड़ लगे हैं, आपने इसमें ड्रिप डाल रखी है। ये जो जगह बची बीच की, इसके अंदर 2 फीट चौड़ी, 1 फीट गहरी नाली बनानी है, बिल्कुल साफ फावड़े से। अब ये पौधा दूर से देखोगे तो बेड पे दिखाई देगा। अब जो पानी ड्रिप का नीचे 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 रिसा, वो फालतू पानी धीरे से इस नाली के अंदर आ जाएगा, और इस नाली से ऑक्सीजन ऐसे जाती है और ऐसे करके बाहर आएगी, तो आपका पौधा की जड़ें सांस लेंगी।
बैलेंस पानी आपकी जड़ों में जाएगा तो फंगस यहीं से खत्म। अब आपके यहाँ पे बाजरा बहुत हो सकता है, 2 अनार के पेड़ों के बीच में बाजरा बिखेर दो बरसात में, उस बाजरे को कटवा करके ये ड्रिप के नीचे बाजरा बिछा दो, तो ये कुदरती मल्चिंग हो गई, छाया। हम नीम के पेड़ के नीचे को बैठे, बाहर क्यों नहीं बैठे? पौधे को भी चाहिए भाई, पौधे की जड़ों में आप मल्चिंग करके देखो मेरे कहने से आज, उसके व्यक्ति जैसा है मांग रहे हैं। और आप 15 दिन बाद उस पौधे की ग्रोथ देख लेना बिना किसी दवाई के। जो आप पत्ता ढूंढ रहे हो ना वो मिल जाएगा आपको, लेकिन उसको आप राजस्थान में मरुस्थल में कहाँ से घास लाएं? तो यार बरसात में बाजरा उगाओ ना, कौन मना कर रहा? धरती खाली की खाली पड़ी है, ये उस घास को निकाल के मल्चिंग करो। वो ढको उसी घास अब सुनते जाना, देखते जाना कि खेती में जहालत कहाँ तक भरी पड़ी है तुम्हारे। सबसे पहली गड़बड़, हमें ये नहीं पता करना क्या है, नए किसान है भैया हम, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। तो ये रेशियो है किसी भी पौधे का। दूसरी बात, अब आपके अनार लगाने का प्लान, चलो शुरू करते हैं अनार से कि भाई हम जो है अनार का पौधा लगाने जा रहे हैं। अब हमें करना क्या है, अनार पे बात करेंगे। मेहरबानी कर करो, यही करो। हाँ, हम 5-7 विषयों पे बात करेंगे, ठीक है? वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन इसको कई पार्ट में लेंगे। सबसे पहला विषय रहेगा हमारा कि एक मिनट, सबसे पहला हमारा विषय रहेगा खेत की तैयारी, ठीक है? उसके बाद विषय आएगा पौधा लगाना, कि अनार का पौधा लगाना कैसे है जिससे मरे ना। नंबर 3 आएगा हमारा पानी प्रबंधन, पौधे को पानी कैसे देना, पानी देना कितना, ड्रिप चलानी कितनी, तुक्का मार अली फलल, ऐसे चल जाए काम, पता किसी को नहीं। पानी प्रबंधन बिल्कुल सही है। नंबर 4 पर आएगा क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, वातावरण को हम लोग कपड़े पहन के बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, क्लाइमेट कंट्रोल करके बैठे हैं, तो पौधे का भी करना है। कैसे करना बताऊंगा। नंबर 5 पे आपका आएगा खाद प्रबंधन, एक पौधे को देना कितना है, हाँ सही है, और देना कैसे है। खाद प्रबंधन के बाद नंबर 6 पे आएगा कीट और बीमारी नियंत्रण, कीट और बीमारियों का नियंत्रण कैसे करना है। उसके बाद नंबर 7 पर आएगा फल की गुणवत्ता, जिसके लिए सबसे ज़्यादा पैसा फूकते हो। फ्रूट की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, बड़ा मोटा सिंदूरी चटक कलर। और नंबर 8 पे आएगा फल टूटने के बाद क्या करूं, अगला फल आने के बीच में, उसको बोलते हैं स्टोरेज अवस्था। ये 8 चरणों में वीडियो बनेगा, 8 पार्ट बनेंगे। खान साहब आपसे निवेदन है, जैसे ही एक पार्ट खत्म होता है आप वहां से वीडियो बंद कर देंगे, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा, फिर चौथा। आप लोगों के पास समय हो तो मैं अपना गला खराब करूं, अगर समय ना हो तो बता दो, मैं यहीं रुक जाता हूं। बीच में से उठ के मत भागना, सुनो, बीच में से उठ के मत भागना, बीच में से उठ के मत भागना, ठीक है? ये 8 के 8 सब्जेक्ट, ये 8 चीजें बताने के लिए मैं तुम्हारी जहालत दूर करने के लिए दिल्ली से आया हूँ। सही बात है। और इनमें कुछ ना कोई व्यापार है ना कोई मार्केट है, केवल समझदारी है। अगर आप इसको समझ गए तो अनार को समझ गए, इसको नहीं समझे तो अनार के जिंदगी में अगले 3 साल बाद में आऊँगा तो बाजरा मिलेगा, अनार गायब मिलेगा यहाँ से। अनार यहाँ पे रहे और हमारे घरों तक आपका शुद्ध अनार पहुंचे बिना जहर का, उसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है? अभी हम खेत की तैयारी पे शुरू करते हैं। ये यहाँ तक कितने मिनट का वीडियो हो गया जरा देखना। जो ना 10 मिनट ऊपर देख।